नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? वेलकम। ऑल गुड। शेयर कर दीजिए इस सेशन को। नमस्ते। गुड इवनिंग। शुड आई शेयर द लिंक? आप लिंक शेयर कर दीजिए जगह जगह, जहां कहीं भी आप ऐड हैं, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं। हमारे ग्रुप को, मेरे ग्रुप में तो मैं कर ही दे रहा हूँ। आज फिर कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। ओके, क्या कर सकते हैं यार, भी नथिंग कैन बी डन। चलो भाई। सो यहाँ पे सबको मैं बता दूं कि आपका जो ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, जी हाँ, 3 बजे नहीं हुई थी, अब हो रही है। सो आज आपका जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करा दिए हुए हैं। गेट का सेक्शन में स्पेशल क्लास का कमेंट शो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर जयंता। होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर करा दिए हैं ऑलरेडी। आप चाहें तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड ASHISS10। ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड हैं। और इलेक्ट्रिकल मशीन भी आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, मतलब फिर से शुरू हो जाएगा। एक बार ऑलरेडी कवर करा दिया है, लेकिन फिर से शुरू हो जाएगा आपका 10 फरवरी से, 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका जो 10% डिस्काउंट मिल रहा था अभी तक, 10% डिस्काउंट मिल रहा था जो आपको, वो अब 5% मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये करंट अवेलेबल प्राइसेस हैं। 6,500 का है, और 10% डिस्काउंट के बाद आपको मिल रहा था ये 5,850 का। लेकिन अब ये ज्यादा का मिलेगा, 5% डिस्काउंट ही सिर्फ मिल पाएगा। ठीक है ना? हाँ, मेजरमेंट भी शुरू होगा, डोंट वरी। ओके। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेजरमेंट नहीं शुरू होगा, स्टार्ट करूंगा। सो कितने, 5,800 का 1 साल का है, फिर आपको 6,200 के आसपास मिलेगा। कोई फायदा है नहीं वहां पर। और 7,800 का आपका 24 महीने का है, और वो मिलेगा आपको 7,020 रुपए का। आज यूट्यूब पर छुट्टी है, हाँ जी, आज यूट्यूब पर छुट्टी है। कल 2 घंटे पढ़ तो लिया यूट्यूब पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मजा आया कल की क्लास में या नहीं? आए थे सब लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने? आया होगा, आई होप सो। और काफी कुछ सीखा भी होगा, है ना? क्वेश्चंस तो किए ही किए, कुछ नया भी सीखा। तो काम आएगा उसको, बस अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रखना, अपने पास नोट्स रखना। काम आएगा वो आपको आगे, कभी ना कभी लाइफ में काम आएगा ही आएगा। उससे बाहर नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, उससे बाहर क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, जितना मैंने आपको बता दिया। चलो भाई।
सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहला ये रहा, इसको आंसर करो। स्पेसिफिकेशन शीट फॉर एन एससीआर गिव्स इट मैक्सिमम आरएमएस ऑन स्टेट करंट एज 35 एम्पियर। दिस आरएमएस रेटिंग फॉर अ कंडक्शन एंगल ऑफ 120 डिग्री वुड बी। हो गया वो क्वेश्चन? चलो अच्छी बात है, हो जाता, वो आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज सी, 35 एम्पियर ओनली। स्पेसिफिकेशन शीट पर गिवन करंट ही मैक्सिमम करंट होती है, वो चेंज नहीं होगी, उससे कम नहीं होगी और उससे ज्यादा नहीं होगी। 120 डिग्री कंडक्शन एंगल पर पूछे या किसी पर भी पूछे, उससे जो करंट फ्लो होगा वो 35 एम्पियर ही फ्लो होगा, उससे ज्यादा करंट नहीं होगा, है ना, 120 डिग्री पर। अरे आपको कोई मैन्युफैक्चरर अगर शीट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें उसकी रेटिंग गिवन है, तो 120 डिग्री कंडक्शन एंगल पर ऐसा थोड़ी है कि उस पर 35 से ज्यादा फ्लो होने लगेगा या 35 से कम फ्लो होगा, है। 120 से कम, 120 में कम नहीं होगा, जितना स्पेसिफिकेशन शीट पर है मेंशन्ड उतना करंट तो फ्लो होगा ही होगा ना। 35 एम्पियर इज द राइट आंसर। ये एक नई चीज थी जिस जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। द डी आई बाई डी टी रेटिंग ऑफ एन एस सी आर इज स्पेसिफाइड फॉर इट्स डिकेइंग एनोड करंट, डिकेइंग गेट करंट, राइजिंग गेट करंट और राइजिंग एनोड करंट। एक डी का क्वेश्चन था, एक ओपन स्विच सीरीज में, दो पैरेलल में स्विच, ऐसा ऐसा ए बी सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजिंग गेट करंट। डी आई बाई डी टी ट्रिगरिंग होती है, गेट ट्रिगरिंग, जहां पर रेट मैटर करता है। अगर आपका रेट ज्यादा होगा तो डी आई बाई डी टी, डी आई ए बाई डी टी, एनोड करंट की रेट भी ज्यादा होगा। इसका रेट अगर ज्यादा होगा तो इसका भी रेट ज्यादा होगा। इसका एक्सप्रेशन पूछा है भाई, इसका एक्सप्रेशन पूछा है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। किसी ने, अभिषेक शुक्ला जी ने कहा ए प्लस बी सी। चलो मैं बताता हूं, देखो, ए का मल्टीप्लीकेशन तो होगा ही होगा, बाकी किसके साथ होगा, या तो बी बार सी होगा या बी सी बार होगा, या तो बी बार सी होगा या बी सी बार होगा। मतलब कि कोई एक स्विच अगर ये ऑन है, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। हाँ, बी बार सी नहीं होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, सिर्फ बी प्लस सी होना चाहिए। ये भी देखते हैं, या तो बी या सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इससे बल्ब आपका ये ऑन हो जाएगा। ऑप्शंस क्या थे मिस्टर, क्या नाम है, गौरव, मिस्टर गौरव, ऑप्शंस क्या थे? तो ये था, तो ये सही तो है फिर, अगर ये था तो सही तो है। अरे देखो, सपोज करो कि ये अगर मैं हटा दूं तो, सपोज करो मैं ये हटा दूं, अभी आपने नहीं देखा तो देख लो, अभी मैं बता देता हूँ। सपोज करो ये हटा दूं, तो बल्ब को ऑन होने के लिए दोनों स्विचेस का ऑन होना जरूरी है, यानी कि एंड गेट, यानी कि एंड गेट में 1 1 पर हाई होगा। लेकिन अगर मैं एक स्विच और लगा देता हूं, तो या तो ये दोनों ऑन हो जाए, या तो ये दोनों ऑन हो जाए, या ये दोनों ऑन हो जाए, या ये दोनों ऑन हो जाए, है जी। तो या तो ए बी हो जाए या ए सी हो जाए, तो या मतलब और, मतलब इधर ए और बी, ए इधर ए और बी, ए बी और ए सी। ओके, सो करेक्ट आंसर वुड बी ए बी प्लस ए सी। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप बाकी सब कुछ पढ़े हुए हैं,
अगर आपने सारे के सारे गेट्स पढ़ रखे हैं तो एंड गेट पर दो सीरीज स्विचेस लगा दो, और गेट पर क्या करो आप, दो संट स्विचेस लगा दो, ऐसे लगा दो, दो संट स्विचेस हो जाएंगे, ये और गेट हो जाएगा, है ना। पैरेलल में दो स्विचेस लगा दो, ये एंड गेट हो जाएगा। ऐसे अपने मन से आप बना सकते हैं, ये तो खुद भी बना सकते हैं, या तो ए ऑन हो या बी ऑन हो तो और गेट हो गया। खुद से भी बना सकते हो इनको। बाकी मैं इसको एक बार करवा दूंगा, जब मैं अगला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन लूंगा फ्राइडे को, तो मैं इसको करवा दूंगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन एससीआर डीआई बाई डी टी प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, ये आर एल नहीं है, ये आर सी है, ठीक है। और हाँ, आर सी है, आर है और एल है, बताइए। कोडर, एनकोडर क्या करता है? एनकोडर, आप किसी भी सिग्नल को कोडिंग में चेंज करते हैं। एनालॉग सिग्नल को जब आप कोड में परिवर्तित करें, 1 0 के फॉर्म में लेके आए, तो उसको हम बोलते हैं एनकोड करना, कोड में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद जहां पर रिसीव किया जाता है वहां पर उसको वापस से डिकोड कर लिया जाता है, वापस से उसी सिग्नल में, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसी में कर लिया जाता है। करेक्ट आंसर इज सी, इसका आंसर तो सी हो जाएगा। एल इन सीरीज विथ एस सी आर। आज जेएमआरसी का पेपर था क्या? जयपुर मेट्रो का पेपर था आज? जयपुर मेट्रो का पेपर था क्या? कल हो गया? कैसा गया? कैसा गया? कैसा गया? हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड? कैसे क्वेश्चन आए थे? द फंक्शन ऑफ स्नबर सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस एन एससीआर इज टू। इस सवाल में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। कितने नंबर आए आपके? 90। ओके, वेरी गुड। इसको कीजिए, एक सेकेंड टेक कीजिए, मैं अभी आता हूँ। 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सप्रेस डीवी बाई डी टी। देखो, अब ध्यान से सुनो। कोल इंडिया लिमिटेड में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सीआईएल के अभी अभी जो रिसेंट अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, कोल इंडिया लिमिटेड में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। सुनो पहले मेरी बात। पुणे मेट्रो पेपर को सेपरेट पढ़ाइए, अच्छा, ठीक है। चलो सुनो, पहले मेरी मेरी बात सुनो। कोल इंडिया लिमिटेड में भी ऐसा ही था क्वेश्चन, लिमिट डी आई, लिमिट करना डीवी बाई डी टी। एक तो था लिमिट डीवी बाई डी टी, और एक तो था डिक्रीज डीवी बाई डी टी, एक था डिक्रीज डीवी बाई डी टी। तो अगर लिमिट की बात की जाएगी ना, तो लिमिट इज रिलेटेड विद सप्रेस डीवी बाई डी टी। सो लिमिट डीवी बाई डी टी इज द करेक्ट आंसर इन द कोल इंडिया लिमिटेड एग्जामिनेशन। वहां पर लिमिट डीवी बाई डी टी करेक्ट आंसर था। तो जब आप लिमिट लगाएंगे ना, वो मोर प्रेफरेबल होगा एज कंपेयर टू डिक्रीज डीवी बाई डी टी। लिमिट डीवी बाई डी टी मीन्स किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर लिमिट करना, उससे नीचे नहीं आएगा, उससे नीचे आएगा तो ट्रिगर नहीं हो पाएगा, उससे नीचे आएगा तो ट्रिगर नहीं हो पाएगा। सो दैट इज वाई लिमिट डीवी बाई डी टी और सप्रेस डीवी बाई डी टी इज मोर प्रेफरेबल ऑप्शन। और एग्जामिनेशन में भी आप यही करिएगा, ठीक है, जब कभी भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले। तो आ चुका है, रिपीटेड है, एक दो और में, एक दो और में आया है, ठीक है ना, एक दो और में आया है, तो वहां पर भी लिमिट डीवी बाई डी टी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस अक्रॉस गेट सर्किट इज टू प्रोटेक्ट द एससीआर गेट अगेंस्ट। हाय शाबाश। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था शिवांगी, आप बी बोलोगे, बी होगा। आप पढ़ोगे नहीं सवाल को, आप सवाल पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि उसने गेट सर्किट के अक्रॉस बोला है। आपने लगा दिया गड़बड़, हो गए हो, हो गए हो। करेक्ट आंसर इज सी, नॉइज सिग्नल। आपको मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में जब पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था
कि अगर डीवी बाई डी को प्रोटेक्ट करना है तो पूरे थारिस्टर के अक्रॉस आरसी लगाओगे तो वो होगा स्नबर सर्किट, दैट इज कॉल्ड द स्नबर। एंड पूरे थारिस्टर के अक्रॉस लगता है, वो गेट के अक्रॉस नहीं लगता। और थारिस्टर के क्रॉस और गेट के क्रॉस जो लगता है वो एक आरसी अगर लगाओगे, अगर आप एक आरसी लगाओगे तो हाई फ्रीक्वेंसी, नॉइस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी को बाईपास कर देगा, नॉइस सिग्नल को बाईपास कर देगा, ग्राउंडेड कर देगा, है ना। तो यही होता है कि आप सवाल को पूरा पढ़िए फिर आंसर कीजिए, तब ज्यादा सही कर पाएंगे आप, ठीक है ना। और जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट, practical way of obtaining static voltage equalizing circuit in series connected SCR is by use of, ये भी करवाया हुआ है। स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट में रेजिस्टेंस कौन से वैल्यू के कनेक्ट होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास हो जाए 11 बजे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास हो जाए 11 बजे। एवरीवन इज रेडी? 11 से 12, 11 से 12 रेडी हैं सब लोग? अगर रेडी हैं तो टेक्निकल में 50 में से 41, प्रबुद्ध में रिवीजन होगा फॉर्मूले के साथ, बक बूस्ट कन्वर्टर, चॉपर बूस्ट कन्वर्टर, सारे फॉर्मूला और विथ एमसीक्यूज, यूपीपीसीएल एई के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज, एई और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज। करेक्ट आंसर इज सी, रजिस्टर्स ऑफ द सेम वैल्यू अक्रॉस ईच एससीआर। जितने भी आप एससीआर यूज करोगे ना, हर एक के पैरेलल में आप रजिस्टर जो यूज करोगे, स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट जिसको बोलते हैं, वो रजिस्टर सेम वैल्यू का होता है, हर एक के अक्रॉस सेम वैल्यू का रजिस्टर होता है। ये आपको मैंने बताया हुआ है जब भी मैं पढ़ा रहा था, तो ताकि वोल्टेज ड्रॉप सेम हो जाए। अगर रजिस्टर सेम नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं होगा, हर एक हर एक थारिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए रजिस्टर शुड बी ऑफ सेम वैल्यू। अरे 11 बजे आज सुबह, कल 11 बजे नहीं, आज सुबह मॉर्निंग 11, अरे सॉरी 11 पीएम टुडे, 11 पीएम टुडे। कल तो होगी ही दो क्लासेस, कल तो दो क्लासेस होंगी ही, लेकिन आज रात में 11 बजे आपको अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो एक बार थम्स अप करके बता दो, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। अरे अरे अन अकेडमी पे, अन अकेडमी स्पेशल सेशन पे। नेक्स्ट, फॉर सीरीज कनेक्टेड एससीआर्स डायनामिक इक्विलाइजिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ। सभी लोग रेडी हैं? नहीं नहीं, 11 पीएम बोला है मैंने ना, तो 11 पीएम मैंने ऐसा लिखा था ना, तो वो आज का थोड़ी था। ये टुडे का मतलब आज नहीं होता, टुडे का मतलब होता है एक साल बाद। 11 पीएम टुडे दादा, आज रात में। हाँ मुझे मालूम था, प्रभु तुम्हें पढ़ोगे थोड़ा सा ना तब समझ में आएगा, ये नहीं होगा। डायोड के क्रॉस, डायोड कैपेसिटर के क्रॉस नहीं होता है, डायोड रजिस्टर के क्रॉस होता है। आरसी तो होता ही है, लेकिन डायोड रजिस्टर के क्रॉस होता है। डू यू वांट टू सी द डायनामिक इक्विलाइजिंग सर्किट? चलिए दिखा देते हैं। डायनामिक इक्विलाइजिंग सर्किट, dynamic equalizing circuit. So this is your dynamic equalizing circuit. This is your dynamic equalizing circuit. सर स्पेशल सेशन अटेंड कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। अच्छा अभी फिर से देखते हैं, ये है, ये देख सकते हो आप। ओके, देख लिया सबने भाई, याद आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में डिफरेंस बता दीजिए। 12 और 13 में डिफरेंस बता दूं। डीआई बाई डी टी प्रोटेक्शन, देखिए भैया, देखो गेट करंट ट्रिगरिंग मेथड होता है एक। गेट करंट ट्रिगरिंग मेथड में अगर ऐसा हुआ कि आपकी ट्रिगरिंग का जो रेट है वो काफी ज्यादा हो गया, डीआई बाई डी टी कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हो गया, उस कंडीशन पर जंक्शन J2 के अक्रॉस हो जाएगा लोकल हॉटस्पॉट करियर का बहुत ज्यादा जनरेशन।
इसके अक्रॉस लोकल हॉटस्पॉट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और वो इस जंक्शन J2 को, इस थायरिस्टर को डैमेज कर सकते हैं। तो हमें इतना ज्यादा भी नहीं करना है। तो di/dt एक प्रोटेक्शन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज कर सके, जिससे जंक्शन J2 के अक्रॉस लोकल हॉटस्पॉट्स बहुत ज्यादा मात्रा में जनरेट ना हो सके। di/dt कैपेबिलिटी एनोड करंट के लिए स्पेसिफाई नहीं होती है। di/dt राइजिंग गेट करंट के लिए स्पेसिफाई होती है, एनोड करंट के लिए स्पेसिफाई नहीं होती। दिस इज योर ट्रिगरिंग, दिस इज, अरे अब जब मैं ट्रिगरिंग बोल रहा हूं, ट्रिगरिंग 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 एनोड से थोड़ी करते हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, ट्रिगरिंग एनोड से थोड़ी करते हैं, ट्रिगरिंग गेट से करते हैं। तो di/dt कैपेबिलिटी इज स्पेसिफाइड फॉर गेट ट्रिगरिंग, नॉट एनोड ट्रिगरिंग। एनोड का रेट ज्यादा होता है उसके, इसके ज्यादा होने की वजह से, dig/dt के ज्यादा होने की वजह से dia/dt ज्यादा होता है। लेकिन ये हमारा स्पेसिफाइड ये होता है, स्पेसिफाइड ये नहीं होता। आया समझ में? हाँ, तो डिफरेंस यही है कि हमको राइज तो करना है, लेकिन उसको लिमिट में भी रखना है। और लिमिट रखने के लिए आपको इंडक्टर लगाना है, ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके, ताकि वो ताकि वो डैमेज ना हो जाए, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। नाउ क्लियर्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको याद हो तो मैंने आपको जब भी पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि कैपेसिटर डायनामिक इक्विलाइजिंग सर्किट में किस बेसिस पर लगाओगे, क्या रीजन है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक थायरिस्टर की अलग अलग होती है। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक थायरिस्टर की अलग अलग होती है। अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग नहीं है मिस शिवांगी। वोल्टेज शेयरिंग इज अ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यार, until and unless you won't revise, until unless you won't revise, you cannot relate your questions directly। आप गलत क्वेश्चन को गलत कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करेंगी, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, रायता फैलेगा। उस रायते को फिर समेटने के लिए हाथ भी नहीं बचेंगे, चाटना भी पड़े, चाटने से भी नहीं होगा। अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अलग होने से होती है। पीआईवी की शेयरिंग, पीआईवी की शेयरिंग का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज अप्लाई हो जाना उस थायरिस्टर के अक्रॉस जो जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा था। समझ गए ना? समझ रहे ना? उस मैंने कंपेयर किया था, एक एग्जांपल दिया था कि जो ज्यादा जल्दी में होता है उसके ऊपर ज्यादा, उसका ज्यादा नुकसान हो जाता है। एग्जाम्पल दिया था। तो जल्दी 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 ऑफ होने के चक्कर में थे, तो जो जल्दी ऑफ होने के चक्कर में थे, लो भैया सारा का सारा सप्लाई वोल्टेज ले लो अपने ऊपर, सारा का सारा सप्लाई वोल्टेज उसके ऊपर आ जा रहा था ना। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स के अलग अलग होने की वजह से ऐसा हो रहा था। हाँ या ना? ये आपको बताया था मैंने, स्पेसिफिकली बताया था, लेकिन आप भूल गए। आप गलत से रिलेट कर रहे हैं, गलत चीजों से रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए आपका आंसर भी गलत हो गया। ठीक है, जिन लोगों का गलत हुआ मैं उनको बता रहा हूँ। तो पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, नोट्स आपको मैंने दिए हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसको एक बार फिर से रिवाइज करो। एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार हो सके उतने बार रिवाइज करो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं और फिर आप नहीं कर पाते, फिर आप कहते हैं कि तक मास्टरवा पता नहीं क्या पढ़ाया रहा, मास्टरवा पता नहीं क्या पढ़ाया था, हमको आया ही नहीं, वहां एक भी सवाल नहीं आया मास्टर का पढ़ाया हुआ, एक भी सवाल नहीं आया। यहाँ मास्टर अपना मत्था फोड़ लेता है।
ये भी कराया था, बताया था ये भी। एमीटर पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन ईटा वीबीबी प्लस वीडी, है ना, ये वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। जो आप अप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो भी आपका यूजेटी ऑन होगा और बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी, क्योंकि उसकी नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। करेक्ट आंसर इज सी। स्टैटिक होता तो, स्टैटिक होता तो, अच्छा ये स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट होता। स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट क्यों लगाते हैं बताओ? स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट क्यों लगाते हैं? स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट इसीलिए लगाते हैं ताकि वोल्टेज सेम रह सके। तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता तब उस केस में। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बजाय ज्यादा प्रेफरेंस देंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, दैट इज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, डिफरेंस इन द कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट। कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग होने की वजह से। एंड यूजेटी एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। Correct answer is B, between peak point and valley point. B answer is right. हाँ, सो पीक पॉइंट और वैले पॉइंट के बीचों बीच होता है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? नरुतो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशल सेशन डाउनलोड, सॉरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल सेशन देख लेना, जो सबसे पहले शुरू हुआ था अभी रिसेंटली, जब से पहले जो शुरू हुआ था उसी में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्जिंग रेजिस्टेंस इज एसोसिएटेड विथ। कुछ लोगों ने काफी अच्छे से तैयारी कर रखी है, काफी अच्छे से पढ़ रखा है, सो दे आर गिविंग द करेक्ट आंसर। ओके, एंड वेरी गुड। लेकिन कहीं कहीं पर जो चूक जाते हो ना यार, वो थोड़ा मुझे बड़ा धक्का लगता है। क्यों ऐसा करते हो कि चूक जाते हो? सब कुछ बताया हुआ, सब कुछ पढ़ाया हुआ, ऐसा मत करो भाई। सिलेक्शन आपको लेना है, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। पीक पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। चार्जिंग रेजिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद द पीक पॉइंट। पीक पॉइंट पर जाएगा तो बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जब वो चार्ज करेगा, जब ईटा वीबीबी प्लस वीडी से ज्यादा होगा, यूजेटी जब ऑन होगा, उस कंडीशन पर द बेस रेजिस्टेंस वैल्यू इज हाईएस्ट। उसके बाद जब वो पीक पॉइंट से वैल्यू पॉइंट की तरफ आएगा, तब डिक्रीज करेगा ना, वो बेस रेजिस्टेंस घटेगा। हाँ या ना? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्जिंग रेजिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद पीक पॉइंट, नॉट द वैल्यू पॉइंट, नॉट इन बिटवीन द पीक एंड वैल्यू पॉइंट्स, और ना ही आफ्टर द वैल्यू पॉइंट होगा। So, ये आंसर इज राइट। नेक्स्ट, when an UJT is used for triggering of an SCR, the wave shape of the voltage obtained from the UJT circuit is। एक सेकेंड रुको। यूजेटी यूज किया जाता है ट्रिगरिंग के लिए साइन वेव, सॉटूथ वेव, ट्रेपेजॉइडल वेव और स्क्वायर वेव। यही होगा इसका करेक्ट आंसर। अरे रे, वेट 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 वेट, ट्रेपेजॉइडल नहीं होती है। हाँ, अभी करो, अभी करो, अभी करो।
चीटिंग हो गया। चीटिंग 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 करता है तू। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। पूरा पुलिस फोर्स को लेके आ गया मेरे घर। करेक्ट आंसर इज बी, सॉ टूथ वेव। सो ये कुछ इस तरीके से ऐसा होता है ना। इस यहाँ पर आपको पल्स मिल जाती है, यहीं पर आपको ऐसी एक पल्स मिल जाती है, ऐसा करके यही पल्स मिलती है। सो दिस इज द सॉटूथ वेवफॉर्म। यूजेटी जो प्रोड्यूस करता है वो सॉटूथ वेवफॉर्म होता है ना। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अ मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग। 45 सेकेंड्स यार, इसको टाइम को कम करना है, चलो कोई बात नहीं। इतनी देर में तो कोई जाएगा और तुरंत देख के आंसर वापस भी आ जाएगा। टेस्ट कहाँ रह गया फिर। हाँ, मिस्टर दीपक सिंह, बी नहीं होगा भाई। बी इज नॉट द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज डी। मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर पढ़ोगे ना, जब ये पढ़ाया हुआ है। शुड आई अपलोड द नोट्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? अपलोड करना है क्या, करना है क्या? सो करेक्ट आंसर इज डी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए लास्ट में दे दूंगा। उसमें देखिएगा, मैंने ये मैंने आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसमें लिखवाया हुआ है ये। इसमें लिखवाया हुआ है ये एनोड सर्किट को अगर हायर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना है ओवर वोल्टेज से, तो आप मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, एससीआर कैन बी टर्न ऑन बाई। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पीडीएफ में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिक्स पूरा है, एक चैप्टर पहला, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में, उसकी पीडीएफ में। हाँ अभी कर दूंगा टाइम रिड्यूस, भूल गया मैं फिर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। अप्लाई एनोड वोल्टेज एट द सफिशिएंट फास्ट रेट, apply sufficiently large anode voltage, increasing the temperature of SCR to a suddenly large value, all of these, सभी से आप थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं, एससीआर को ऑन कर सकते हैं। थायरिस्टर ए, अब इसका आंसर करो। हाँ जी मिस्टर प्रखर गुप्ता, बिल्कुल लेने वाला तो था, लेकिन अभी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे तो एक पूरा 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लूंगा। क्वेश्चन प्रिपरेशन में समय लगता है, हो नहीं पाया इसीलिए नहीं ले पाया, ठीक है। हो जाएगा तो मैं बिल्कुल ले लूंगा एक टेस्ट, ओके। देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन इसमें आप लोग बिखर गए, बराबर मात्रा में बिखरे हो, और ए बी सी डी में। और एक दो तीन चार पाँच छः, कुछ छः सात लोगों ने सही आंसर दिया है, और वेरी गुड। हाँ करेक्ट, ए आंसर इज राइट। अगर आपको याद हो तो जीटीओ के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखवाए थे, जिसमें मैंने लिखवाया था कि जीटीओ हैज लार्ज लार्ज टर्न ऑन करंट, है ना, हायर टर्न ऑन करंट होता है। और कन्वेंशनल थायरिस्टर में जो रेटेड गेट करंट की वैल्यू होती है वो कम होती है। तो आप देखो, अगर थायरिस्टर ए तो उसमें रेटेड गेट करंट दिया है 2 एम्पियर का, और बी उसमें दिया है 100 मिली एम्पियर का। सो ए आपका जीटीओ हो जाएगा और बी आपका एक कन्वेंशनल एससीआर हो जाएगा, कन्वेंशनल थायरिस्टर हो जाएगा। हायर ऑन स्टेट करंट लिखवाया था ये पॉइंट, हायर ऑन स्टेट करंट, ये पॉइंट याद है? हायर ऑन स्टेट करंट इन जीटीओ, in GTO, specifically in the power electronics nodes. Text.
इफ द गेट करंट ऑफ एससीआर इज इंक्रीज्ड, अगर गेट करंट एससीआर का बढ़ाया जाए तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज विल, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप गेट करंट की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, Ig2 कल की क्लास में आपने क्वेश्चन किया था, Ig2 इज ग्रेटर देन Ig1 इज ग्रेटर देन Ig0, सो दैट ब्रेक डाउन वोल्टेज विल डिक्रीजेस एंड थारिस्टर जो है वो पहले कंडक्ट कर जाएगा अगर जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड आप इसका रखेंगे। बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो भाई। ये सी वाले जो लोग हैं क्वेश्चन ऑप्शन की लेंथ की वजह से गए होंगे, सी वाले जो लोग, या फिर लग रहा होगा उनको, क्योंकि लगना भी होता है और कुछ लेंथ, दोनों ही चीजें मैटर करती हैं। रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ये गलत है भाई। अगर देखिए लिखा हुआ है इन द सर्किट बिलो इन ऑर्डर टू मेक कंडक्टिंग एससीआर ऑफ, अगर आपको किसी एससीआर को ऑफ करना है, मान लीजिए इस एससीआर को ऑफ करना है, तो उसके लिए दूसरे एससीआर का ऑन होना जरूरी है, उसके लिए दूसरे एससीआर का ऑन होना जरूरी है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स कर दीजिए। ये क्लास सी कम्यूटेशन है, याद आ रहा है क्या कुछ? क्लास सी कम्यूटेशन है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोला जाता है, जिसमें एक एससीआर ऑन होगा तो दूसरा क्लास दूसरा जो है वो ऑफ होगा। एक साथ, एक साथ का एक एक ऑफ है तो दूसरा ऑन है, लिखा है इन ऑर्डर टू मेक अ कंडक्टिंग एससीआर ऑफ, अगर ये कंडक्ट कर रहा है और इसको ऑफ करना है तो इसको ऑन करना होगा तभी ये ऑफ करोगे। एक साथ कहां पर ऑफ किया है, एक साथ ऑन कहां किया है? एक बार में एक ही कंडक्ट करना चाहिए ना। क्वेश्चन नहीं समझे ना, क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, देखिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, पहले ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड क्या बताता है? हुँ? यही बताएगा कि एक थर्स्टर ऑफ तो दूसरा ऑन, दूसरा ऑफ तो ये वाला पहला ऑन है, यही तो होगा। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इन ऑर्डर टू मेक अ कंडक्टिंग एससीआर ऑफ, करंट कम्यूटेशन नहीं है, करंट कम्यूटेशन इज अ डिफरेंट, करंट कम्यूटेशन सर्किट इज क्लास बी, वोल्टेज कम्यूटेशन इज क्लास डी, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन इज क्लास सी, मिस्टर आदर्श। जी हाँ। तो एक अगर इन ऑर्डर टू मेक अ कंडक्टिंग एससीआर ऑफ, इस एससीआर को अगर ऑफ करना है तो इसको ऑन करना होगा, या इसको ऑफ करना है तो इसको ऑन करना होगा। दो थारिस्टर्स एक साथ ऑन नहीं हो सकते, या दो थारिस्टर एक साथ ऑफ नहीं हो सकते, नहीं तो कम्यूटेशन सर्किट फेल्योर हो जाएगा। फिर मेन थारिस्टर ऑफ कैसे होगा? सो बी आंसर इज राइट। फॉर थारिस्टर पल्स ट्रिगरिंग इज प्रेफर्ड टू डीसी ट्रिगरिंग बिकॉज, एक सेकंड रुकिएगा अभी। पल्स ट्रिगरिंग को प्रेफर किया जाता है डीसी ट्रिगरिंग के बजाय, क्यों? क्योंकि गेट डिसिपेशन लो है और पल्स सिस्टम जो होता है वो सिंपलर होता है। ट्रिगरिंग सिग्नल इज रिक्वायर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, करो।
जेके फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन था कि इनपुट 1 है तो कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट क्या होगा? सेट होगा, सेट। अगर 1 0 पर देते हो तो सेट होता है, 1 होगा। जेके फ्लिप फ्लॉप में 1 0 पर सेट होता है, जीरो नहीं, सेट रीसेट नहीं होता। ऑल ऑफ दिस इज राइट। पल्स ट्रिगरिंग को हम डीसी ट्रिगरिंग की अपेक्षा इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि गेट डिसिपेशन वहां पर कम होता है। पल्स सिस्टम जो होता है, पल्स सर्किट सिंपलर होता है। आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी और ट्रिगरिंग सिग्नल को बहुत कम ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी। नेक्स्ट, इन अ नॉर्मल 3 SCR phase rectifier, an SCR cannot be fired during, in a normal 3 SCR। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, करिए। 3 फेज में आपको लिमिट बताई थी मैंने। 3 फेज 30 डिग्री प्लस अल्फा, 60 डिग्री प्लस अल्फा, याद आ रहा है कुछ? 5/6 प्लस अल्फा, दिस इज योर लोअर लिमिट। 5 पाई/6 प्लस अल्फा, दिस इज योर अपर लिमिट। ईच एससीआर वुड कंडक्ट फॉर 120 डिग्री। 3 पल्स के लिए, अगर 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है और 3 पल्स है तो उसका जो लोअर लिमिट होगी वो यहां से स्टार्ट होगी। तो आप फर्स्ट 30 डिग्री पर आप उसको कंडक्ट नहीं करा सकते। अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 30 डिग्री ना, 30 से ज्यादा ही तो रखोगे। आप इस लिमिट से ही समझ जाओ, लोअर लिमिट से ही समझ जाओ। लोअर लिमिट मिनिमम क्या होगी? 5/6 प्लस अल्फा होगी, 30 से ज्यादा ही होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स द नेचर ऑफ लोड करंट। सिर्फ लोड पर क्यों डिपेंड करेगा? अल्फा पर डिपेंड नहीं करेगा। अल्फा की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो 180 डिग्री की बात ज्यादा के बाद वो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन नहीं हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन नहीं हो जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी, मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर जाएगी। 3 फेज की बात कर लो, 3 फेज में 30 डिग्री से ज्यादा के लिए बात कर लो। अगर आप 60 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री से ज्यादा रखते हो तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। हाई लोड हुआ तो फिर तो, अरे तो हाई इंडक्टिव लोड होगा तो फिर, तो वही तो वो कह रहा है कि टाइप ऑफ द लोड पर भी डिपेंड करता है और फायरिंग एंगल पर भी डिपेंड करता है। फायरिंग एंगल आप ज्यादा रखोगे तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। लोड अगर आप ज्यादा और कम रखोगे तो उस पर भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लोड करंट का नेचर तो दोनों पर डिपेंड करता है ना फिर तो। डिपेंड्स बोथ ऑन द टाइप ऑफ द लोड एंड द फायरिंग एंगल डिले। Each diode of a three-phase half-wave diode rectifier conducts for. Correct answer is 120 degree. 120 डिग्री इज द राइट आंसर। 3 फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर है, हर एक डायोड 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है। ओके, सो बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट, अब अगर 6 पल्स ब्रिज डायोड रेक्टिफायर की बात कर ली जाए, ये चीज मैंने कल ही बताई है अभी आपको।
सो करेक्ट आंसर वुड बी 120 डिग्री। आपको मालूम होगा कि जब आप पल्सेस बढ़ा देते हो तो थायरिस्टर की ट्रिगरिंग पेयर में होती है, पेयर में, या फिर डायोड की ट्रिगरिंग पेयर में होगी, 6 पल्स की बात की जाए, है ना। तो अगर छह डायोड है, D135 और 462, तो पेयर में कंडक्शन होता है कि नहीं, RY YB और BR के लिए, हर एक फेज वोल्टेज के लिए जो थायरिस्टर का कंडक्शन होता है वो पेयर में होता है। तो हर एक थायरिस्टर कितने डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा? 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। बी आंसर इज राइट। ये क्वेश्चन जो है, मिस्टर प्रशांत कुमार, कल का लेक्चर अटेंड किया आपने? कल का लेक्चर अटेंड किया आपने? कल बेसिक कौन सा लेक्चर किसमें बताया था भाई? किसमें बताया था मैंने ये? सौरभ और शिवांगी? नहीं नहीं, अभी सौरभ, मिस्टर सौरभ रॉय। कल मैंने स्पेशल में बताया है या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया है। फिलहाल इसका आंसर करो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास, कल आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास अटेंड की है? स्पेशल क्लास, प्रशांत कुमार। अच्छा, तो फिर आपने सुना नहीं होगा, देख लीजिए एक बार वो क्लास दोबारा से। सो करेक्ट आंसर इज सी, 4। और ये जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन आप आगे देखने वाले हो, वो DGVCL, दक्षिण गुजरात विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 5 जनवरी 2021, रिसेंटली अभी पेपर जो हुआ है, ये उसमें पूछे गए, ये इसमें पूछे गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। मॉड 12 काउंटर सीक्वेंशियल सर्किट में अभी अभी पढ़ाया था मैंने कि जो ये मॉड वैल्यू है वो डिपेंड करेगी 2 to the power n वैल्यू पर। वहां पर n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दो तो मॉड 12 काउंटर में 2 की पावर n, मॉड 12 रखिए, मॉड 12 रखिए, तो यहाँ पर आपको कम से कम कितने चाहिए होंगे? 2 to the power 4 4 बिट और 4 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। 4 बिट का कन्वर्जन होगा, और ये कम से कम कितने काउंटर चाहिए होंगे? कम से कम कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे? फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे 4। फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए होंगे? 4 चाहिए होंगे। ये जो n है ना, ये फ्लिप फ्लॉप्स की संख्या बताता है। So, करेक्ट आंसर शुड बी सी। शिवांगी, सीक्वेंशियल सर्किट चैप्टर अभी आप जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगी तो वहां पर आप इसको समझ जाएंगे। इसके बारे में आप परेशान मत हो कि अभी तक आपको पता नहीं था, या इसको समझा दीजिए, बता दूंगा जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग पढ़ेंगे तब। के मैप के खत्म करने के बाद मैं सीक्वेंशियल ही पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पर सीक्वेंशियल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। What is the characteristics time constant for a 6 millihenry inductor in a series with a 3 ohm resistor? 15 सेकंड मिलेंगे इसमें बस। 11% लोगों ने ये आंसर दिया। कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ये आंसर दिया? L/R, L is 6, R is 3, ये मिली हेनरी में है, टाइम कांस्टेंट मिली सेकेंड्स में आ जाएगा। भाई शाबाश, इसीलिए तो मैंने ये ऑप्शन चेंज किया था। ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में 18 मिली सेकेंड्स नहीं था, ठीक है, ऑप्शन में था 1 2 3 4। तो मैंने इसको जानबूझ के चेंज किया था 18। मैं देख रहा था कि कितने लोग अभी इसको 6 3 18 कर देते हैं। कर दिया कुछ लोगों ने। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ना क्या, सवाल को पढ़िए बस, आता सब कुछ है, सवाल ध्यान से पढ़िए बस। इसका आंसर करो। ये दक्षिण गुजरात विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेपर है, मतलब उसका क्वेश्चन है ये, 5 जनवरी में आया है। टाइम चाहिए? दे दिया टाइम।
करेक्ट आंसर हो जाएगा 3750 एम्पियर पर मीटर। सी आंसर इज राइट। एच बराबर आपको लगाना है NI/L। नंबर ऑफ टर्न्स है आपके 300, करंट है आपकी 5 एम्पियर की, और जो रिंग है सरकमफेरेंस दिया है यानी कि उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो। 3750 एम्पियर पर मीटर आ रहा है क्या? देखो जरा सॉल्व करके। 15 आ रहा है। सो दिस इज योर करेक्ट solution of this question. Next, a four-pole lap-wound DC machine generates a voltage of 230 volt. Which of the following gives the magnitude of generated voltage when the machine is wave wound? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ओ तेरी गड़बड़। So correct answer is A, 460। लैप वाउंड जब है उसमें 230 मिल रहा है। वेव वाउंड में डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ जाएगा। लैप में डिनोमिनेटर में 4 था, वेव में डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर वेव वाइंडिंग का ईएमएफ लैप वाइंडिंग से 2 गुना होगा। ट्वाइस टाइम्स ऑफ 230 विल गेट 460। किसका किसका गलत हुआ भाई? कितने लोगों को समझ नहीं आया ये? रेंज से बाहर था ये, उनकी रेंज से बाहर था। है ऐसा कोई तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट। सोच नहीं पाए, कोई बात नहीं। इसका आंसर करो। देख लो भाई, आपके सामने है। आए हुए पेपर में से आप कितने सवाल कर पाते हैं? अभी अभी रिसेंट पेपर हुआ है, मान लीजिए, कितने कर पाते हैं कितने नहीं कर पाते हैं, ये आपके सामने है। आपकी एनालिसिस आपके सामने है, और आप क्या करेंगे आप? करेक्ट आंसर इज 191। तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें, बस √3 का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। स्टार कनेक्टेड में जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स होता है, 190.5 कुछ आ रहा होगा। 191 वोल्ट। इसको करो, इसको करो। हम्म, करिए। So correct answer is A, 427 volt. So how it is A? क्वेश्चन रॉन्ग है। देखते हैं। एक डीसी सीरीज जनरेटर डिलीवर कर रहा है 20 किलोवाट 400 वोल्ट पर, तो जो करंट हो जाएगा वो 20 किलोवाट 20,000 वाट 400 वोल्ट, तो ये 50 एम्पियर का करंट डिलीवर कर रहा है। फील्ड रेजिस्टेंस 2 दिया कहाँ है? अरे डीसी सीरीज है तो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस 0.2 सही तो है। फाइंड द जनरेटेड ईएमएफ, अलाउ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। जनरेटेड ईएमएफ हो जाएगा आपका 400 प्लस 50 0.5।
+2। इसको करो जरा, जोड़ो कितना आ रहा है। 427 आ रहा है। तो सही तो है भाई, गलत कहाँ है। फील्ड रेजिस्टेंस 0.2 नहीं होगा तो कितना होगा दादा। डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड रेजिस्टेंस 0.2 सही तो है। इतना ही होना चाहिए, कम होता है वो। और हाँ, 400 से ज्यादा एक ऑप्शन दिख रहा है। सरोज यादव को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख ही नहीं रहा सरोज यादव को। 420 दिख ही नहीं रहा। सरोज जी, नजर बढ़ाएं नजर। इसका आंसर करें भाई। करेक्ट आंसर इज 2000√3। ये क्वेश्चन अगर याद हो तो मैंने कुछ एक बार करवाया भी है। वहां पर ऑप्शन शायद इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ था। जरा मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है 2000 में। 17 दूना 3400 कुछ आसपास। 2078 वहां पर ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ था। 3464, अच्छा हाँ। हाँ हाँ, 3464 वो दूसरा था। फिलहाल यही आ रहा है क्या यहाँ पर। 3464 ही आ रहा है ये। हाँ, तो यही है शायद वो क्वेश्चन फिर। यही है, बस इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इन्होंने अलग करके लिख दिया है। प्राइमरी कनेक्टेड है डेल्टा में और सेकेंडरी कनेक्टेड है स्टार में। और सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स रेशियो दिया है 5। यानी कि स्टार टू डेल्टा टर्न्स रेशियो इन्होंने दे दिया है 5। स्टार वोल्टेज टू द डेल्टा वोल्टेज टर्न्स रेशियो दिया है 5। फॉर अ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। फॉर अ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट द सेकेंडरी वोल्टेज इज 5 मल्टीप्लाई बाई 400 दैट इज 2000 वोल्ट। बट ये है आपका फेज वोल्टेज। अगर इसको लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे तो सेकेंडरी स्टार में है जिसका वोल्टेज लाइन वोल्टेज में हो जाएगा 2000√3। ये हो जाएगा, बस सिंपल है। यही आंसर है। 3464 उस समय का डेटा मुझे याद है। यही है, सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट, इसका आंसर करो। कल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दिया उससे पहले, तो ये तो गलती नहीं होनी चाहिए यार। फिर भी गलत। हरदम क्या गलत होता है। तक। अरे आपको दिख नहीं रहा, वैल्यूज पुट करो ना। ए और बी 1 रखा तो 1 1 1 हो गया ये। बी और सी 0 हो गया ये। सी और ए 0 हो गया तो 1 मिल तो रहा है। बाकी किसी में 1 मिल रहा है क्या। ये इस पे 1 नहीं मिलेगा, इस पे 0 मिलेगा। इस पे देख लो, इस पे भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। इस पे भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। इसमें गलत क्यों होता है, तो सिंपल है ना। मल्टीप्लिकेशन करके देखना था, सिंपल क्या था इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ट्रांसफर फंक्शन सी एस बाई आर एस फॉर द ब्लॉक डायग्राम शो इन द फिगर। आसानी से कर सकते हैं इसको।
करेक्ट आंसर इज ए। अगर आप यहां पर देखो तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है बस। तो G1 G2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंडिविजुअल लूप, एक लूप ये रहा जिसमें पॉजिटिव फीडबैक है तो 1 माइनस G2H1, पॉजिटिव फीडबैक है तो माइनस में आएगा। और फिर देखिए ये नेगेटिव फीडबैक है, ये एक लूप और है और इसमें नेगेटिव फीडबैक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा G1 G2H2। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा CS/RS बाई मेसन्स गेन फॉर्मूला। सो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, चलिए। सो अच्छा सवाल था, अच्छे सवाल थे। बाकी मुलाकात होगी अब आपसे अगली क्लास में। 11 बजे रात में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है आपकी, सभी लोग आ जाइएगा। 11 PM, याद रखें 11 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है, आ जाइएगा। और सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो आपको दिख रहा है, ये अब आपको 10% डिस्काउंट ना मिलके 5% डिस्काउंट मिलने वाला है। जल्दी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5% लिखा होगा। तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन इंक्लूड करने से पहले कंट्रोल सिस्टम की पढ़ाई करनी होगी मिस्टर दीपक सिंह। कंट्रोल सिस्टम एक बार आप जाकर पढ़ लीजिए वहां पर, ठीक है ना। तो जो आपको प्लस में पढ़ाया हुआ है, आप प्लस स्टूडेंट हैं, तो वहां पर एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। ये आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 32। 30 इज राइट फॉर ज्योति वर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सचिन इज ऑल्सो गुड, प्रशांत इज ऑल्सो गुड, सभी लोग बढ़िया है, लेकिन कुछ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। रिमेनिंग आफ्टर 4, सॉरी आफ्टर 3, 4 to 10 आपके नंबर बहुत कम है, आपके जो सही हैं वो बहुत कम है, करेक्ट काफी कम है। तो इसको इम्प्रूव करो भाई, और इम्प्रूव करने से ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। नहीं इम्प्रूव करोगे अपने आप को तो फिर कोई फायदा नहीं है। सो इम्प्रूव योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। आओ भैया मैराथन, कहो तो हम मैराथन लेके घर आ जाएं, मिस्टर दीपक। कंट्रोल सिस्टम का मैराथन लेके घर आ जाएं क्या एक बार, कहो तो घर आ जाते हैं एक बार, है। रास्ते में बीच में बाकी सब लोग जो पढ़ेंगे और कहीं से कहेंगे पानी पिला देना मुझे बस, है। आप ही की सेवा में हाजिर है, सेवा में लगे रहेंगे आपके, है कि नहीं। एक बार आप कहिए तो हम ऐसे दौड़ भी ले मैराथन में। तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने नहीं लिया वो लोग ले लीजिए। थैंक यू सो मच, यूज दिस कोड ASHISS10, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, टू गेट 10% ऑफ, टू गेट 10% ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।